ये एक बार इसको पहले रिवाइज करेंगे। ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग पी एंड एल एक साथ ही है। आप नहीं आए थे पलक जी, इसलिए आपको अलग भी कर सकते। कितनी बार सेम क्वेश्चन, अलग बनाओ एक साथ बनाओ, बार बार मत पूछो। अब ये बताओ ट्रेडिंग के डेबिट में क्या आता है? यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम का एग्जांपल बताना। सेल्स। और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, वो इनकम नहीं है पर वो बैलेंस करने के लिए आता है। पी एंड एल के डेबिट में क्या आता है? और क्रेडिट में? और इसका एग्जांपल बताओ। रेंट। नहीं, सेल मतलब वही चीज जो आप बेचते हो, वही तो डायरेक्ट है। और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एसेट्स, और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल और लायबिलिटीज। और क्या इसके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखते हैं? नहीं। अभी आपको इस बात का कितना मतलब समझ आएगा या नहीं वो तो नहीं पता, पर इनमें से लेजर, ये सारे लेजर है, ये लेजर है ट्रेडिंग पी एंड एल, और ये स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, लेजर क्या होता है, फर्क क्या है वो बाद में समझ लेंगे। बस अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये लेजर नहीं है, क्योंकि अगर ये लेजर होता तो मैं यहाँ भी तो डेबिट क्रेडिट लिखता, और अगर डेबिट क्रेडिट यहाँ लिखता तो एसेट इधर थोड़ी आते हैं, एसेट के कोई क्रेडिट बैलेंस थोड़ी होते हैं। बैलेंस शीट क्या है वो भी क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो खैर अभी तो ये सबको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन वो है, ट्वेल्थ का? अरे नहीं, वो हेडिंग को छोड़ो, वो हेडिंग गलत डली हुई है, तो कौन सा कैश फ्लो करेंगे हम। अब इसमें सबसे पहले है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन में आगे मत जाना क्योंकि आप गलत करोगे, ठीक है। अब मैंने पहले बता दिया, आपकी मर्जी है खुद से करने की तो आप बिल्कुल कर सकते हो। टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 30,000। अब आप एक चीज देखो इधर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा है? ट्रायल बैलेंस में। आज तक ऐसा आया है किसी क्वेश्चन में? आज तक कहाँ होता है क्लोजिंग स्टॉक? नीचे एडजस्टमेंट्स में यहाँ लिखा होता है। जब नीचे लिखा होता है तो दो जगह जाता है। कौन सी दो जगह? पर अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में है वो एक ही जगह जाएगी। ये क्लोजिंग स्टॉक दो जगह नहीं जाएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में जब क्लोजिंग स्टॉक है तो एक ही जगह जाएगा। कहाँ? क्या एक ही जगह जाएगा? ट्रेडिंग और ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस में आ जाए क्लोजिंग स्टॉक तब वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है, फिर वो ट्रेडिंग में नहीं जाता। और अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब ये है वो ऑलरेडी ट्रेडिंग में माइनस हो चुका है। नीचे है तो दोनों जगह लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो यहाँ नहीं लिखना। अब इसको सीधा हम बैलेंस शीट में लिखेंगे 46,200। जो ऐसे पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क करो अपनी बुक में, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। ये असाइनमेंट का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 20। असाइनमेंट का क्वेश्चन 20 है। इंपॉर्टेंट है ये, असाइनमेंट के सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। परचेज एंड सेल, कौन सा फिगर कौन सा वाला है? 2,39,000 परचेज है और बाकी 345। क्योंकि ये इसी ऑर्डर में लिखे हैं इसलिए कह रहे हो? नहीं, ये डेबिट क्रेडिट से, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और सेल का क्रेडिट, क्योंकि वो एक्सपेंस है वो इनकम है इस वजह से। और रिटर्न्स भी हैं तो हम इनर कॉलम में लिखते हैं पहले, तो फिर माइनस करेंगे रिटर्न। जो इसका रिटर्न है वो माइनस कर देंगे। अभी देखते हैं क्या अमाउंट है। और जो सेल का है
सेल कितना है? 345,800। अब अगर रिटर्न पे आएंगे, ये कैसे पता चलेगा कौन सा परचेज रिटर्न है? जो क्रेडिट वाला वो परचेज रिटर्न है और जो डेबिट वाला सेल रिटर्न है। अगर परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये परचेज रिटर्न है। हाँ, परचेज का क्या बैलेंस होता है? डेबिट। पता है ये बात? तो परचेज रिटर्न का क्या होगा? तो जो रिटर्न क्रेडिट में है वो परचेज रिटर्न है। सेल का क्या बैलेंस होता है? और सेल रिटर्न का क्या हुआ? तो ये सेल रिटर्न है 12,500। ये माइनस कर देंगे और वो कितना है? 15,200। क्लास में ध्यान देंगे तो इतना ज़्यादा घर पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर भी इग्नोर करोगे चीज़ों को तो प्रॉब्लम है। 214,800 और 333,300। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जो इसमें हो जाता है उसे हम हटा देते हैं। रिटर्न्स भी हो गए। कमीशन ऑन परचेज ये क्या है? ये हमने जो सामान खरीदा उसको हमने कमीशन दी है क्रेडिट साइड में। पहली बात तो ये, एक सेकंड, ये एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट में है, इतना तो क्लियर है। अब इसका क्या करना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वही है डेबिट साइड। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, ये सोचो। इनडायरेक्ट ये तो सोचना पड़ेगा आप सबको। हमने माल खरीदते हुए बंदे को जिसने मतलब जो हमारा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग जिसके थ्रू हमने जिसके थ्रू चीज नहीं है। नहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है ना। अरे क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने सामान मंगाया, हाँ, जो लेबर आई उसको कमीशन दे दिया तो वो है लेबर को कमीशन। पहली बात तो अगर आप वैसे सोच रहे हो तो उस लॉजिक से तो फिर वेजेस भी डायरेक्ट नहीं है, फिर तो वेजेस भी इनडायरेक्ट है। पहली बात तो ये लेबर को नहीं दिया। कमीशन ऑन परचेजेस लिखा है। ऑन परचेजेस क्या होता है? आपने सामान खरीदा और सामान जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन क्यों देते हो? क्योंकि उसने आपको वो प्रॉपर्टी ढूंढवाई, तो तुम्हें किसी ने वो जो सामान है वो खरीदवाया, इसलिए उसने कमीशन ली। अगर उसको कमीशन ना देते तो परचेज हो पाती? परचेज हो पाती तो मैन्युफैक्चर हो पाता? तो क्या है ये? ये डायरेक्ट है। टू कमीशन ऑन परचेज क्या अमाउंट था इसका? आप लेबर पे कहाँ चले गए थे आद्विक जी? परचेज वर्ड तो सामान खरीदने के लिए होता है। फ्रेट एंड कैरेज, अब इस पे कुछ नहीं लिखा कि ये इनवर्ड का है आउटवर्ड का है, तो ये इनवर्ड होता है। ये साइलेंट होता है तो ये इनवर्ड होता है। तो ये 26,000। और आप एग्जाम में ना एग्जैक्ट वही टर्म यूज करोगे जो क्वेश्चन पेपर में यूज हुआ है। वहां फ्रेट एंड कैरेज लिखा है, अब यहाँ भी वही लिखोगे। क्या अमाउंट था? 26,000। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? क्योंकि ये वेजेस से शुरू होता है। 10,800। ऐसे तो ट्रेडिंग में जगह ही नहीं बचेगी। मैं इधर बदल सकता हूँ, तुम लोग नहीं बदल सकते। कितना है? 10। आपको एक चीज बताई थी सबको, वंस के नीचे वंस। अब आप ये देख रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं, और तुम लोग भी। अरे हाँ, ये नहीं बोला कि आप नहीं लिख रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लिखना है, ठीक है? तभी एडिशन यही हो जाएगी, वरना अलग से लिखोगे। सैलरी एंड वेजेस होता तो पी एंड एल। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पी एंड एल में जाएगा।
देखो मैंने तो नीचे जगह छोड़ी, अगर ये कम होगा तो मैं नीचे लाइन एक्सटेंड कर दूंगा। आपको बोला एक पेज छोड़ा करो। नहीं एक पेज छोड़ा है पर ट्रेडिंग के लिए Half. तो इसलिए। कितना है फायर इंश्योरेंस? हाँ 820, बहुत कम है ना। ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बिजनेस प्रेमिसेस ये क्या है? एसेट है 40,000। फोर्टी डेटर्स ये क्या है? एसेट 26,100। उसके बाद क्रेडिटर्स 26,700। लायबिलिटी लाइन क्यों छोड़ रहे हैं इधर? कैपिटल के लिए और नेट प्रॉफिट माइनस करने के लिए। हाँ और कितना था ये 26? सर सन्ड्री क्रेडिटर 26,700। उसके बाद क्या है? गुडविल एसेट है। गुडविल एसेट है, ये याद रखना, ठीक है। गुडविल एसेट है 8,000। पेटेंट भी देख ही लेते हैं, बार बार क्या इधर आ रहा है। 8,400। हाँ पेटेंट वो चीज होती है ना जिसका हमें स्क्रिप्ट राइट हो। हाँ। अब मैंने अगर एक चीज जैसे ये चेयर मैंने बनाई तो ये कोई और भी बना सकता है मेरे से ले जा करके, तो मैं इसका पेटेंट करा लूंगा कि ये जो चीज है ये बनाने का राइट मेरे पास है। अब कोई और बनाएगा तो इलीगली बना रहा है। कोल गैस एंड पावर ये कहाँ जाएगा? दिमाग लगाओ। डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या इसका ऑफिस में कोई काम होता है? तो सर ये मैन्युफैक्चरिंग में ही यूज होता है। नाम से जज कर सकते हो आप। 12,100। पेटेंट को इन अमाउंट कैसे हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होती है ये थोड़ा बहुत आप 12th में सीखोगे। टू कोल और ज्यादा अच्छे से सीखना है तो AS 26। मतलब क्वेश्चन अच्छा है पर अभी 11th क्लास के लिए उतना बताना। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,100। ये कहाँ जाएगा? P&L 2,100 था ना। ओके पोस्टेज अब ये एक साथ ही देख लेते हैं। पोस्टेज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये दोनों आ जाएंगे। मुझे अमाउंट बता देना इनके। अरे 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 सर चले यहाँ बस बोलते नहीं जाना ना, देखो तो सही। पोस्टेज का बताओ। और दूसरा उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का जाता है कैपिटल से माइनस। 1,000 है ये? नहीं 7,200 है। और फिर डेप्रीसिएशन बाद में देखेंगे। अब यहाँ हमने अभी कैपिटल तो लिखा नहीं, तो आप कैपिटल लिख के वो अमाउंट ब्लैंक छोड़ दो, माइनस कर दो ड्राइंग्स। 7,200 था ना। और जगह छोड़ना क्योंकि यहाँ प्रॉफिट आएगा और आई गेस एक चीज और आएगी, वो जब आएगी तब देखते हैं। तो ड्राइंग्स हो गया। डेप्रीसिएशन जनरल एक्सपेंस ये दोनों P&L में जाएंगे, ये पता है सबको। कितनी बारी? चलो आपके हिसाब से डेप्रीसिएशन क्या है? सर एक्सपेंस। अरे यार आपके जिस वो क्वेश्चन सॉरी जल्दी बताओ परवांशी जी। एक्सपेंस तो है ही, वो उस पर हम बात थोड़ी कर रहे हैं
क्योंकि जब वो कुछ नहीं मेंशन करता तो ये ऑफिस इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन है। इसका अमाउंट क्या है? सर 1000। और दूसरा क्या था? जनरल एक्सपेंस, हाँ जी। वो कितना है? 8350। सेट को ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। कैपिटल 89760, ओके 89760। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या जाता है? एसिड। एसेट है, ओके कितना है वो? 8000। आपको डेबिट क्रेडिट समझ आ रहा है? क्यों डेबिट है क्यों क्रेडिट है? कुछ चीजें कल बताया था, कल वाले क्वेश्चन में। डेबिट क्या हो सकते हैं एक्सपेंस और एसेट, और क्रेडिट लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। ट्रायल बैलेंस का जो रूल है। इन्वेस्टमेंट, इसका अमाउंट क्या था? 8000। अब अगर आप ये देखो उसके नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800, ये क्या है? इनकम तो है ही, और इनडायरेक्ट कैसे पता? ये मेन काम नहीं है हमारा। इन्वेस्टमेंट चीज ही वो होती है जिसमें आप एडिशनली पैसा रखते हो, तो वो आपका मेन काम है ही नहीं। उस पे जो इंटरेस्ट आया वो इनडायरेक्ट इनकम है। सर मेरा तभी 37 गलत आ रहा था, मैंने इन्वेस्टमेंट एसेट में इंटरेस्ट, सॉरी आपने बोला क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट में। अच्छा, एसेट क्या है? ये तो इनकम है ना। इंटरेस्ट या तो एक्सपेंस है या इनकम है। कैश इन हैंड एसेट 2570, कैश इन हैंड 2570, यही है ना अमाउंट? यही है ना? सर यही है। अब ये क्या है? बैंकर्स अकाउंट, ये चीज क्या है क्या चीज? ये समझाओ। बैंक अकाउंट ही होता है। पर आप लोग एक चीज, मतलब तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितने जीरो हैं। ये कैसे एसेट हो सकता है भाई? डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो एसेट क्यों बोल रहे हो? क्या आपका बैंक अकाउंट एसेट और लायबिलिटी दोनों में से कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता। बीआरएस चैप्टर करा है तो नहीं हो सकता। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि बैंक अकाउंट नेगेटिव जा सकता है। कैसे? जब वो ओवरड्राफ्ट है, इसीलिए ये वहां पे लिखा हुआ है। एक आपका अपना दिमाग है जो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, दूसरा जो आपको क्लास में सिखाया है वो नॉलेज है, तो उस पे ज्यादा रिलाय करो, ठीक है। आपने बैंक पढ़ा, बैंक तो एसेट होता है, ऐसा किसने बोल दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी भी होता है, और आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी। मतलब कैसे आप उसको लिख दोगे? अगर आप लिख दोगे वो मैच ही नहीं करेगा। आपको ये दिखता है यहाँ डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है, दिखता है? अगर आप ये चीजें, हमेशा होता है ट्रायल बैलेंस भाई मैच करता है। अगर आप ये चीजें कुछ इधर लिख दोगे कुछ उधर लिख दोगे और गलत लेके जाओगे, फिर ऑब्वियसली आंसर मैच नहीं करेगा। और उन चीजों का कुछ मतलब भी है सिर्फ मैच नहीं, कुछ मतलब भी तो है उन चीजों का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पर हम सेम वही लिखेंगे जो वहां लिखा था, बैंकर्स अकाउंट। कितना अमाउंट था? कमीशन। अब कमीशन एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। हमारे पास दोनों है, तो फिर दोनों है। आप ये बता दोगे कौन सा है सही? बाय कमीशन, इसीलिए मैं यहाँ रिसीव्ड और पेड दोनों लिखूंगा। रिसीव्ड, इसका अमाउंट कितना है? जो क्रेडिट में था 4400, और यहां पर टू कमीशन पेड, इसका अमाउंट जो डेबिट में है 4600, ठीक है। अब ये लोन ऑन मॉर्टगेज को गोली मारो। लोन दिख रहा है? या तो लोन आप लेते हो या देते हो। ये वाला लिया हुआ है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, तो
और वैसे भी जब आप किसी को लोन दोगे तो लोन टू लिखा आएगा, और बाकी डेबिट क्रेडिट से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस है, पैसा लिया तो उस पर इंटरेस्ट तो देना होगा 3। और ये कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना थोड़ी है। $3000। उसके बाद क्या है? बिल पेएबल। बिल पेबल, बिल रिसीवेबल, तो ये तो एक साथ ही देख लेते हैं हम। वो बिल पेबल क्या है और बिल रिसीवेबल, तो पहले यहाँ लिखते हैं बिल रिसीवेबल। इसका अमाउंट बता दो। 4540। माधव तेज बोलो, रिकॉर्ड क्या टूट गया आपका, बेचारा डिप्रेशन में चला गया। और बिल पेबल 2280। ठीक है, सिंपल है। अब अच्छा, इनकम टैक्स कहाँ गया? ये बच्चा टैक्स चोरी है, ये मेरे को लगता ही था, यहाँ पे भी नहीं देख रहा। इनकम टैक्स ड्राइंग्स है जी। कैश बुक और जर्नल दोनों करते हुए बताया था कि इनकम टैक्स और दूसरी चीज क्या है जो ड्राइंग्स होती है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों चीजें ड्राइंग्स होती हैं। कितनी बार लिखोगे? पहले भी कई बार लिख चुके हो। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स होती है, तो ये कैपिटल से माइनस होंगी। 3000 था ना? इनकम टैक्स 3000, ये वहां नहीं जाएगा एक्सपेंस में, ये यहाँ माइनस होगा। और कल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी किया था हमने। इसके बाद सर और एसेट है। हॉर्सेस एंड कार्ट्स क्या है? एसेट है पक्का? अरे आप उसमें मत जाओ कि वो करता क्या है इसका। एक चीज आपको याद रखनी है, कोई सा भी एनिमल हो वहां, ठीक है, किसी वो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि ये याद रखना वहां कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कि कोई सा भी लाइफ स्टॉक हो, किसी भी टर्म से लिखा हो वो आपने कहाँ पे लेके जाना है? एसेट में। वो हमेशा एसेट होगा, ठीक है। टोटल सर्वाइव मतलब अच्छा, एक चीज बची है। ओहो, डिस्काउंट ऑन परचेज, ये क्या होता है? ये है क्या चीज? डिस्काउंट मिला। हाँ, हमें वैसे भी क्रेडिट में है, हमें डिस्काउंट मिला, इनकम है, कहाँ जाएगा? ये कोई डायरेक्ट इनकम थोड़ी है, ये कोई मेन का, ये तो आपको डिस्काउंट मिल गया, और डिस्काउंट तो आपको हमेशा परचेज पे ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? तो इस डिस्काउंट इनडायरेक्ट इनकम ही है, ठीक है। लेकिन परचेज में से माइनस इसलिए कर रहा हूं, हमने सब कुछ सामान खरीदा, उसके लिए कुछ डिस्काउंट मिला, देखो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। सुनो, जो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं ये गलत नहीं है, पर ना जितनी वैल्यूएशन इन्वेंट्री की है वो AS2 के अकॉर्डिंग होती है। अब तुम्हें समझ आ रहा है अकाउंट्स पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमने 10,000 की चीज खरीदी, ठीक है। 10,000 की चीज खरीदते हुए मुझे उसने डिस्काउंट दे दिया 2,000 का। अब यहां दो तरीके हो सकते हैं रिकॉर्ड करने के। एक तरीका है कि आप अपनी परचेज ही 8,000 की रिकॉर्ड कर लो, ठीक है।
एक तरीका है, आप परचेज 10,000 की रिकॉर्ड करो और 2,000 को इनकम में रिकॉर्ड करो। ये आपकी परचेज रिकॉर्ड हो रही है और ये इनकम रिकॉर्ड हो रहा है। आंसर दोनों से सेम आएगा, पर करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका आंसर आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट वाले चैप्टर में मिलेगा। क्या रूल है? ट्रेड डिस्काउंट तभी माइनस होता है, ये याद है, और कैश डिस्काउंट तो दोनों उसी टाइम हो रहे हैं, तो फिर हम फर्क अलग बोल क्यों रहे हैं? तो मैं ये नहीं याद तो प्रॉब्लम है। ट्रेड डिस्काउंट तभी माइनस होता है और कैश डिस्काउंट बाद में इनकम रिकॉर्ड होता है। यहां पर क्योंकि उसने डिस्काउंट को अलग से मेंशन करा है, अगर ट्रेड होता तो पहले ही माइनस कर चुका होता, लिखता ही नहीं। अगर उसने डिस्काउंट अलग से लिखा है तो वो इनकम रिकॉर्ड होगा, परचेज से माइनस नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है, माइनस क्यों नहीं कर रहे, ये समझने के लिए तो अभी बहुत लंबी जर्नी है अकाउंट्स में कि क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, इसीलिए ये डिस्काउंट यहाँ लिखा जाएगा। कमीशन ऑन परचेज अलग बात है और ये बिल्कुल अलग बात है। पहली बात ये इनकम है और वो एक्सपेंस है, सेम कहाँ से हो गए मैडम? एक में पैसे देने पड़ रहे हैं, एक में फायदा हो रहा है। हाँ, डिस्काउंट ऑन परचेज। अरे बीच में कोई ना कोई बोलता रहता है कुछ ना कुछ लिखते हुए, तो फिर इसलिए क्या डिस्काउंट ऑन परचेज एंड कमीशन ऑन परचेज सेम बात है? सेम कहाँ से हो गए भाई? आपने कुछ खरीदा किसी से, उसने आपको कुछ सस्ता दिलवा दिया या कोई किसी बायर से मिलवा दिया, किसी सेलर से, तो आपने उसको कमीशन दी, ये आपका एक्सपेंस है। जब आपने खरीदा आपको डिस्काउंट मिला, ये आपकी इनकम है। ये दोनों सेम कैसे है? और क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आया यहाँ पे? सर क्योंकि ट्रायल बैलेंस में था। तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है। जब आप माइनस करोगे तो यहां आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और वो सही आ रहा है 38,400। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा। अब हमें ये देखना है इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस। इनकम ही ज्यादा है, एक्सपेंसेस तो हैं ही कितने, ग्रॉस जी नेट प्रॉफिट ही होगा इसमें। तो आपको क्या लगता है एएस में इतना क्या लिखा है? अगर हम कोई सा भी एएस खोलेंगे उसमें इतनी बड़ी कहानियां क्या लिखी हैं हर चीज की वैल्यूएशन पे। अभी तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते नहीं क्योंकि आपको उतने केसेस नहीं पता। जब आप इंडस्ट्री देखोगे और आप देखोगे कि क्या क्या तरह के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तब समझ आएगा एएस की नीड क्या है। इसका टोटल क्या आएगा? 2000 टू 45,200 नेट प्रॉफिट आएगा 2370। हमने खुद मतलब कैलकुलेटर में किया। ये वाला ऊपर वाला ये कितना आया? 2370। ये उससे मैच हुआ? चेक किया? आप ये बोलना चाहते हो? यही बोलना चाहते हो? ये नंबर अब देखो 2370 कैसे कैसे लिखा जा सकता है, या 2370 क्या लिखूं मैं जब तुम ऐसी भाषा में बोलते हो मेरे को? 2370 क्या है? और उसके बाद मैं जब अरे सर क्या लिख रहे हो सर, कोई ना कोई शुरू हो जाएगा। बोलना तो सीख लो कम से कम तुम लोग। हाँ, तो ये देखो ये भी 2370 ही है, ये भी 2370 ही है, और ये भी 2370 ही है। जब आप ऐसे बोल रहे हैं अंग्रेज बन के, 20,000 बोलने में तकलीफ है। अब यहां नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। कैपिटल का टोटल, अरे ये बच्चे से ना बड़ा, आप ढंग से बोल लो। 99,930। वेरी गुड, 930। अब बैलेंस शीट का टोटल 1,60,000। अरे एक मिनट, कैलकुलेटर पे कर चुके हैं। अरे ये वाला टोटल
अब बोलो क्या है? 1,64,110 रुपीस। नहीं करा? हाँ उसी में हाँ मेरी मम्मी को खुद से गया पूरा और आ गया। भाई लिखा? सबने लिख लिया? सी कंप्लीटेड सीए बने हुए कितने साल हो गए? 2010 साल, 10 से ज्यादा ही हो गए। अब एग्जैक्ट दिन तक तो नहीं गिनूंगा। अभी भी कोई नए डाउट्स आते हैं? रोज आते हैं। तुम्हें क्या लगता है अकाउंटेंसी कभी खत्म होती है? मैं अगर आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको पेट्रोलियम किससे बनता है? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल से कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं? नंबर है कुछ? अबे नंबर पता है कुछ? 700 कुछ था शायद। नहीं 16 के आसपास मेजर प्रोडक्ट्स। पर अब ये देखो, मैंने कहीं तो पढ़ा था। अरे जैसे अब वो तो एक एग्जांपल है। अब अगर आप ये लो, क्रूड ऑयल किसी इंसान ने खरीदा, और ये क्रूड ऑयल अब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 1000 रुपए का खरीदा उसने, ठीक है? इससे उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। कैसे एलोकेट करेगा कॉस्ट? इसी में से एलपीजी, सीएनजी, आपको पता है वैसलीन भी इसी का प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम, डीजल और भी बहुत कुछ है। वो कैसे, अब वो कॉस्ट कैसे एलोकेट करेगा? कितना टफ काम है ये। और आप ये भी नहीं बोल सकते क्वांटिटी देख लो। अबे क्वांटिटी ऐसे मैच थोड़ी करती है कि वो इतना था उसमें से इतना, ये कितनी चीजें तो इवेपोरेट कर जाएंगी, क्वांटिटी भी मैच नहीं करेगी। आप ये कॉस्ट एलोकेट ही कैसे कर पाओगे कि अब इतने प्रोडक्ट्स जो बने, अब ये कितने का था, ये कितने का था, ये कितने का था। तो इसीलिए हर चीज, ये क्या है, उसकी इन्वेंट्री है ना जो उसने बेचना है, AS2। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्यों नहीं आया कभी? क्योंकि पहली बात तो अगर आप क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते, अकाउंट्स में तो पक्का आ जाता कि भाई अब ये क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। जिस टाइप का बिजनेस आपने कभी देखा नहीं, आपने जितनी एनवायरनमेंट देखी उतनी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ लोगे। आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, तो जब मैं आपके दिमाग में आपको बोलूंगा कि कोई बिजनेस इमेजिन करो, तुम यही सोचोगे, ये सन्नी चिकन, स्टेशनरी की शॉप, क्योंकि यही तो आपने देखे। आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थोड़ी दिमाग में ले आओगे, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं। इमेजिनेशन वहां तक लिमिटेड है जितनी चीज इंसान ने देखी है, उसके आगे वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, चाहे वो वीडियो में देखी हो या कहीं भी देखी हो। तुम ऐसी दुनिया इमेजिन नहीं कर सकते जो तुमने कभी देखी ना हो, ठीक है? और फनीली हम भगवान को भी कैसे इमेजिन करते हैं? एग्जैक्टली एज ह्यूमन, और 4 हाथ दे देते हैं ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए। देखा तो है नहीं, अब क्या सोचें, उतना ही इमेजिन कर सकते हैं जितना देखा है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे तब समझ में आती हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इतने एएस क्यों है, इतने बड़े बड़े एएस क्यों है? तुम्हें पता ही नहीं बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अकाउंटिंग करते हुए। जब देखोगे और जब सोचोगे तब पता चलेगा कि क्या है।